नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया और हम यानी कि सीसी हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं और इसके अंतर्गत हमारे सीसी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं इन पूरे 14 दिनों में 28 तारीख तक। और आपको बताना चाहेंगे कि विशेष तौर पर आपके लिए हमने आज का ये लेक्चर आयोजित किया है और आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम हिंदी भाषा के बारे में और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आज के सेशन में हमारा विषय है स्वतंत्र भारत में हिंदी की अनिवार्यता। मित्रों, हिंदी क्यों अनिवार्य है, हिंदी क्यों जरूरी होनी चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में और इनका जुड़ाव बहुत सी ऐसी संस्थानों से है जो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी भाषा का आचार व्यवहार हो सके। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी टंडन साहब का। टंडन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में। और आप ही के जरिए, आप ही के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे आज कि किस तरीके से हमारे देश भारत में हिंदी ज़रूरी होनी चाहिए, ये क्या उसका स्तर है या फिर उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, बहुत धन्यवाद। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि यह जो महीना है सितंबर का, यह भाषा की दृष्टि से भी राष्ट्रीय महत्व का महीना है। इसलिए यह जो हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह या हिंदी दिवस आदि का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर होता है विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में, शिक्षा संस्थानों में, यह इस बात का द्योतक है कि हम अपनी भाषा और समस्त भाषाओं का उसी तरह से आदर करते हैं जैसा कि अपेक्षित होता है। मित्रों, स्वतंत्र भारत में हिंदी की अनिवार्यता पर जब हम विचार करते हैं तो स्वाभाविक है हमारे मन में कुछ प्रश्न पैदा होते हैं। पहला प्रश्न तो यह होता है कि साहब 70 साल लगभग आज़ाद हुए हो गए और अभी तक हिंदी में कामकाज उस तरह से व्यावहारिक रूप से नहीं हो पाया और अब अचानक हम अनिवार्यता की बात क्यों करने लगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संदर्भ, स्थिति आदि को, विषय और अनुशासन आदि को आरोपित नहीं किया जाता। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लचीला संविधान है और उसमें एक मनः स्वीकृति की या सहज स्वीकृति की व्यवस्था है। इसलिए हमने भाषा को आरोपित नहीं किया, थोपा नहीं, लेकिन हम चाहते यह रहे हैं सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर, कि हिंदी हमारे देश में चारों तरफ हर अनुशासन में हमारे बहुमुखी आयाम, हमारे चहुमुखी आयाम, इनके विकास का एक सशक्त माध्यम बने। और यही नहीं, हम विश्व मंच पर हिंदी की प्रतिष्ठा करें और फिर धीरे धीरे समस्त भारतीय भाषाओं को एक के बाद एक वहाँ प्रतिष्ठित करें। मित्रों, हम जानते हैं कि यह एक बहुभाषा भाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। हमारा देश बहुत सारी भाषाओं और बहुत सारी सांस्कृतिक एकता के कारण, बहुत सारी संस्कृतियाँ जब एक जगह आकर मिलती हैं, जिसको हम समेकित संस्कृति का देश भी कहते हैं, अर्थात एक कंपोजिट कल्चर का देश है। ये सब जब एक साथ मिलती हैं, बहुत सारी भाषाएं और संस्कृतियाँ, तो ये इस देश की शक्ति की परिचायक भी होती हैं, क्योंकि भाषा के साथ संस्कार जुड़ा होता है, संस्कृति जुड़ी होती है, परंपरा जुड़ी होती है। और इसी तरह से हमारे जो बहुत सारे धार्मिक जो विश्वास हैं, हमारी बहुत सारी रिचुअल्स, जिनको हम परंपराएं कहते हैं, रीति रिवाज कहते हैं, वो भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हम पूरे भारतवासी इस वैविध्य को एकता के रूप में ही ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये हमारे संविधान में की गई जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बात का प्रमाण भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की अस्मिता की पहचान यानी आइडेंटिटी वो उसकी भाषा से होती है। विश्व के मंच पर हम किसी भी देश को उसकी भाषा से ही जानते पहचानते हैं। हमारा देश बहुत सारी भाषाओं का धनी देश है।
इसलिए साहित्यिक संपदा की दृष्टि से, सांस्कृतिक संपदा की दृष्टि से हर भाषा का एक लंबा इतिहास भी है। लेकिन क्या कारण है कि ऐसे बहुभाषा भाषी देश की कोई भी एक भाषा अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिष्ठित नहीं हो पाई, या हम उसे विश्व मंच पर स्वीकार किए जाने वाली किसी एक भाषा का दर्जा अभी तक नहीं दे पाए? ये तमाम प्रश्न हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जिन पर थोड़ी सी चर्चा आज हम ज़रूर करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी का अगर समग्रतः इतिहास हम देखें तो 1100 वर्ष का इतिहास है, लगभग 1100 वर्ष का। यानी संस्कृत युग के बाद पाली प्राकृत अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी का आगमन जब होता है और हम जब विभाजन करते हैं तो आदिकालीन साहित्य में हिंदी, फिर मध्यकालीन साहित्य में हिंदी, जिसको हमने दो हिस्सों में बांटा, भक्तिकालीन हिंदी साहित्य, फिर रीतिकालीन हिंदी साहित्य, फिर आधुनिक युगीन हिंदी साहित्य। इस तरह से ये जो विभाजन है और जिसका जो कालखंड है वो लगभग 1050 से लेकर अभी हम देख रहे हैं कि हम 21वीं शताब्दी में हैं। तो इस लंबे इतिहास में यह बात स्पष्ट है कि यह जो हिंदी है जिसकी चर्चा हम साहित्य के संदर्भ में कर रहे हैं, वो कविता की हिंदी तो है, साहित्य की हिंदी तो है, वह संवेदना की हिंदी है, हृदय की भाषा है, और इस दृष्टि से वह विश्व की किसी भाषा से कम नहीं है, संपन्न है, समृद्ध है। और उसी भाषा की आधारशिला पर हमने आधुनिक साहित्य, आधुनिक भाषा, या जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसको, उसके भवन को या प्रासाद को भी खड़ा किया है। इसलिए वो समस्त भाषाएं जो हमारे पास, जो हिंदी की बोलियों के रूप में, भाषाओं के रूप में, उपबोलियों के रूप में स्वीकृत होती हैं, जिन्हें हमने वर्गीकृत भी किया है कि वो दक्षिण भारत की है, वो उत्तर भारत की है, इस तरह से जो वर्गीकरण है, ये बिहार की बोलियां जो हैं वो ये हैं, या भाषाएं जो हैं वो ये हैं। इस तरह से हमने पहाड़ की बोलियों और भाषाओं को अलग किया, राजस्थान को अलग किया। लेकिन ये सारी भाषाएं और बोलियां इस बात की साक्षी हैं कि ये सब हिंदी ही है, हिंदी के रूप में ही उन्हें स्वीकार किया जाता रहा है। इसलिए बड़े से बड़ा कवि, चाहे वो बात सूरदास की हो, तुलसीदास की हो, जायसी की हो, या कबीर आदि संतों की हो, या इधर उत्तर मध्यकाल में हम चलें तो जो कृष्ण भक्त कवि हैं, चाहे वो बिहारी हों, देव हों, पद्माकर हों, मतीराम हों, ये तमाम जो परंपराएं हमें मिल रही हैं लेखन की, कोई ब्रजभाषा साहित्य का लेखक है, कोई अवधी भाषा का, रामचरितमानस जैसा ग्रंथ अवधी भाषा में हमें मिला, पूरा कृष्ण काव्य हमें ब्रजभाषा में मिला। तो ये सारी भाषाएं निश्चित रूप से हिंदी की समृद्धि की द्योतक हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते चले गए, 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हमें सुनाई देता है भारत में, वहाँ से हम देखते हैं कि दृष्टि में परिवर्तन होने लगा, परिदृश्य बदलने लगे, पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव हम पर आने लगा, औद्योगिकरण बढ़ने लगा। विक्टोरिया युग जब आया तो हमें आधुनिक और आधुनिकता की चिंता अपने साहित्य, अपनी भाषा, अपने समाज, अपनी संस्कृति में भी सताने लगी। और निश्चित रूप से फिर धीरे धीरे हमने आह्वान किया और हमें लगा कि कविता की भाषा में या साहित्य की भाषा में प्रशासन संभवतः नहीं चल पाएगा। इसलिए खड़ी बोली का जो आह्वान किया गया उस समय हमारे साहित्यकारों द्वारा, समाज चिंतकों द्वारा, भाषाविदों द्वारा, वो जैसे ही उसका बीज पड़ा था, वह धीरे धीरे उसका परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा। हम जानते हैं कि भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में और छायावाद के प्रारंभिक दौर में भी ब्रजभाषा काव्य लिखा जाता रहा। हिंदी के बड़े बड़े कवि यानी जयशंकर प्रसाद तक ब्रजभाषा में कविता लिखते रहे, लेकिन वह लेखन परिपाटी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। भारतेंदु युग में आकर ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली में लेखन प्रारंभ हुआ। खड़ी बोली एक आंदोलन बन गई, इसलिए आधुनिक युग को हमने गद्य काल भी कहा, क्योंकि खड़ी बोली के आते ही वह कविता का युग नहीं रहा, उसके साथ साथ गद्य की अन्य विधाएं, जिनमें उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, या रेखाचित्र है, संस्मरण है, डायरी है, जिन पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो ये सारे गद्य की अन्य विधाओं के आने से खड़ी बोली हिंदी जो है उसका दबदबा बन गया और धीरे धीरे उसकी लोक स्वीकृति बनने लगी। उसका मूल कारण था कि विचार की भाषा चाहिए थी, आधुनिकता की भाषा चाहिए थी, विश्व के अद्यतन ज्ञान और अधुनातन जानकारियों को आत्मसात करने वाली सक्षम समर्थ भाषा चाहिए थी।
और सब ये अंतर इसलिए किया क्योंकि पहले की जो भाषाएं हमारे पास हैं वह सब उसी तरह समादृत हैं, लेकिन वो संवेदना के निकट ज़्यादा रहीं। उन्होंने हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को, हमारे हृदय पक्ष को अपने आत्मसात करते हुए बेहतर ढंग से अभिव्यक्त किया। और आधुनिक युग तक आते आते भारतेंदु का जब युग प्रारंभ होता है हिंदी में, आधुनिक हिंदी साहित्य में, तो हम देख सकते हैं कि भारतेंदु इस बात की चिंता बार बार करते हैं कि अपनी भाषा का विकास बहुत आवश्यक है। तो वहाँ भारतेंदु ने तो लिखा भी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। अर्थात जब तक अपनी भाषा के विकास का द्वार हम नहीं खोलेंगे, उसका चहुमुखी विकास नहीं होगा, तो इस हृदय में एक कांटे की चुभन है, एक कसक है जो हमेशा सालती रहेगी। अगर किसी स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान की, अस्मिता की बात आती है तो उसकी अपनी भाषा की बात भी आती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें अपनी भाषा का विकास करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि मध्यकालीन भारतीय समाज जो था या भारत जो था, उसमें फ़ारसी ने हम पर राज किया, यानी पर्शियन भाषा ने। जब मुग़ल बादशाहत थी तो पूरा देश फ़ारसी में चल रहा था। उसके बाद जब अंग्रेज़ हम पर काबिज़ हुए तो अंग्रेज़ी भाषा में शासन प्रशासन चलने लगा। धीरे धीरे फ़ारसी भी हाशिए में चली गई और अंग्रेज़ी की अनिवार्यता जब बनती चली गई तो स्वाभाविक है शिक्षण में, प्रशिक्षण में, रोज़गार में या प्रशासन में या इसी तरह शोध आदि के क्षेत्र में अंग्रेज़ी का एक दबदबा बनता चला गया। हमारे जो राजनेता हैं, हमारे समाज सुधारक हैं, हमारे चिंतक हैं, जो पढ़े लिखे समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं, उनमें अधिकांश लोग अंग्रेज़ी माध्यम से विदेशों से अपनी डिग्रियां लेकर आए थे। जो बैरिस्टर थे वो बैरिस्ट्री बाहर से करके आए थे। तो एक ऐसा समाज हमारे सामने था जो कुल मिलाकर अंग्रेज़ी दां था। लेकिन इसके ठीक समानांतर हम देखें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई जो लगभग 90 साल तक तो मुखर होकर चली, 1857 से 1947 तक का समय हम देखें तो आज़ादी का जो बीज 57 में बोया गया था मंगल पांडे और उनके साथियों के द्वारा, वह धीरे धीरे मुखर हो रहा था, धीरे धीरे पर प्रस्फुट हो रहा था और समस्त राज्यों के, पूरे देश के जो स्वातंत्र चेतना या आंदोलन वाले हमारे राजनेता थे, हमारे अग्रज थे या हमारा नेतृत्व था, वो भले ही किसी भाषी समुदाय से हों, किसी समाज और संस्कृति से हों, लेकिन आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए सब ने हिंदी भाषा को आत्मसात किया और सब चाहते थे कि आज़ादी हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य है, इसलिए भाषा का वहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह एक अनुमान लगाया गया कि सर्वाधिक संपर्क की, बोलचाल की, विचार विनिमय की या बोधगम्यता की भाषा अगर कोई है तो वह निश्चित ही हिंदी है। यह समस्या तो थी कि दक्षिण भारत में उस तरह से हिंदी का प्रचलन तब नहीं था, इसलिए थोड़ी सी समस्याएं वहाँ को या नॉर्थ ईस्ट को लेकर आती रहीं। लेकिन 1947 तक आते आते हमने देखा कि जब देश आज़ाद हुआ तो एक बड़ी समस्या हमारे सामने थी कि देश कौन सी भाषा में अब चलना चाहिए, यानी प्रशासन कौन सी भाषा में हो। स्वाभाविक है कि अपनी कोई भाषा राजकाज की नहीं थी, क्योंकि उसका एक लंबा अनुभव और अभ्यास भी चाहिए होता है। इसलिए देश के विकास को वरीयता देते हुए उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसने यह कहा कि विकास होना चाहिए, इसलिए चाहे विकास का माध्यम अंग्रेज़ी भाषा ही रहे, लेकिन अब आज़ाद देश है और इसकी दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति होनी चाहिए। इसलिए भाषा के शिक्षण प्रशिक्षण की, उसको आत्मसात करने की बात भी रहे, लेकिन वो साथ साथ चले और इसलिए हम इस पर चिंतन करें कि किस भाषा में हम अपने देश का प्रशासन चला सकें। मित्रों, 47 से लेकर 49 तक ये 2 साल इस विमर्श में निकले कि देश की केंद्र सरकार की कामकाज की या राजकाज की भाषा कौन सी हो। और इस लंबी डिबेट या चर्चा परिचर्चा के बाद, विमर्श के बाद, मत विमत के बाद फिर एक निष्कर्ष पर हम सब पहुँचे और वह निष्कर्ष था कि हिंदी ही केंद्र सरकार की
कामकाज की राजभाषा के रूप में स्वीकृत हो, उसी को मान्यता मिले। राजभाषा का अर्थ है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसलिए 14 सितंबर 1949 को विधिवत संविधान में उसका प्रावधान करते हुए संसद में ये घोषणा हुई कि केंद्र सरकार की समस्त भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के माध्यम से जो कार्य होगा उसमें विधिवत राजभाषा हिंदी होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी। और इस कार्य का के प्रचार प्रसार का क्रियान्वयन या कार्यान्वयन का, उसको लागू करने का यह दायित्व गृह मंत्रालय को दिया गया। होम मिनिस्ट्री को यह जिम्मेदारी दी गई। उसके अन्य अनेक कारण थे वो, लेकिन गृह मंत्रालय आज तक उस राजभाषा हिंदी के दायित्व का निर्वाह कर रहा है और बहुत खूबी के साथ, क्योंकि अब तक जितना विकास राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में हुआ है, अद्यतन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम हैं उनके संदर्भ में भी हम अगर देखें तो चाहे बात कंप्यूटर की हो, इंटरनेट की हो, मोबाइल की हो, ब्लॉग राइटिंग की हो, वेबसाइट की हो, विज्ञापनों की हो, और ऐसे तमाम संदर्भ हम देख सकते हैं जिनको लेकर हमें लगता है कि हिंदी मशीन से जुड़ी है। जब इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर वो टाइपराइटर आया तो हिंदी वहाँ भी जुड़ी। जब इसी तरह दूसरी मशीनरियाँ आती गईं समय सापेक्ष परिवर्तन के संदर्भ में, तो फिर भाषा वहाँ भी जुड़ती चली गई। उस संदर्भ में, उस दिशा में गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा काम किया है। शिक्षण प्रशिक्षण का हिंदी, जो हमारे सरकारी कार्यालयों में अधिकारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको हिंदी में कामकाज का आत्मविश्वास मिले, उनको वेल इक्विप्ड किया जाए, यानी उनको अद्यतन बनाया जाए भाषा शिक्षण की दृष्टि से, ताकि उन्हें यह न लगे कि हम हिंदी में काम करने में सक्षम नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं, या हमारे पास वो आत्मविश्वास नहीं है। तो ये सारे कार्य योजनाएं बनाई गईं और इस तरह से संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार या उसके कार्यान्वयन या उसके संदर्भ में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और उन निर्णयों में एक एक अनुच्छेद के अंतर्गत फिर कई अन्य हिस्से बनाए गए और यह बताया गया कि हिंदी लागू कैसे की जाए, हिंदी का शिक्षण प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, यह दायित्व किसका होगा, और हिंदी लागू करने के उपाय क्या होंगे, उसकी प्रविधि और प्रक्रिया क्या होगी। जैसे यह कि रबर स्टैम्प होगी तो वह बाइलिंगुअल होगी, यानी द्विभाषी होगी। अगर लेटर हेड छपेगा, अगर साइन बोर्ड छपेंगे, अगर कोई लिटरेचर छपेगा, कोई रिपोर्ट छपेगी, आदि आदि, ऐसे तमाम पक्षों पर चर्चा परिचर्चा बहुत विस्तार से वो हमारे संविधान में प्रावधान किए गए। हम उनको देखेंगे तो उसका अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत एक सुचिंत श्रृंखला के तहत बहुत सारे मस्तिष्क और प्रतिभाएं उसमें विचार करने के बाद इन निष्कर्षों तक पहुंची। और इस तरह सन 1949 में आकर जब हमने घोषणा की तो एक दूसरी समस्या हमारे सामने आई कि हम हिंदी में कामकाज की बात कर रहे हैं, उसके कार्यान्वयन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपनी कोई प्रशासन की शब्दावली नहीं है, अपने कोई प्रशासन की प्रयुक्तियाँ जिनको हम रजिस्टर्स कहते हैं वो भी नहीं है, कोई उस तरह से एप्लीकेशन ओरिएंटेड यानी अनुप्रयोग मूलक भाषा का एक व्याकरण भी नहीं है। तो हम कैसे काम कर पाएंगे, ये थोड़ी सी चिंता सताने लगी थी। तब आह्वान किया गया हमारे देश के भाषाविदों से, साहित्यविदों से, शिक्षकों से, पत्रकारों से या रचनाधर्मी जो हमारे साहित्यकार थे अलग अलग स्थानों पर, उनसे भाई आप लोग सहयोग करें। और स्वाभाविक है कि ऐसे में वह शब्द जो अवधारणात्मक शब्द हैं, जिनको हम कंसेप्चुअल वर्ड्स कहते हैं, वो जो पारिभाषिक शब्द भी हैं, वो अलग अलग अनुशासनों के चाहिए। तभी तो हम हिंदी के माध्यम से प्रशासन भी चला पाएंगे, क्योंकि प्रशासन में हमारे पास अंग्रेज़ी का एक लंबा इतिहास था और उसी अंग्रेज़ी भाषा की प्रशासनिक शब्दावली के माध्यम से हम अपने काम करते रहे थे। इसलिए हिंदी को राजभाषा घोषित करने के बाद भी हमें मजबूरन अंग्रेज़ी की बैसाखियाँ को राजभाषा के रूप में पकड़नी पड़ी, क्योंकि तत्काल हमारे पास वह शब्दावली उपलब्ध नहीं थी। मित्रों, लगभग 15 साल का
समय निश्चित करते हुए कि इन 15 वर्षों में हम हिंदी में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेंगे, सबका शिक्षण प्रशिक्षण हो जाएगा, कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी स्वतः हिंदी में काम करना शुरू कर देंगे, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर इस संदर्भ में इस दिशा में यथासंभव अधिक से अधिक प्रयास किए जाएंगे। ऐसी तमाम व्यवस्था और प्रावधानों के बाद फिर हमें लगा कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेकिन अन्य अनेक कारण हैं, उन कारणों पर विस्तार से बात करना यहाँ संभव नहीं है। लेकिन मित्रों, कुछ कारण ऐसे थे जिनसे हमें इस लक्ष्य को निर्धारित करने में विलंब होता चला गया। कुछ अध्यादेश इस तरह के आए, कुछ आदेश इस तरह के सरकारी स्तर पर होते चले गए कि हिंदी में कामकाज की अनिवार्यता नहीं बन पाई। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि अनिवार्यता का मतलब कोई नियम, कोई कानून नहीं बन पाया कि हिंदी में काम करना अधिकारी या कर्मचारी के लिए ज़रूरी है। उसका मूल कारण था कि बहुभाषा भाषी देश है, दक्षिण भारत के लोग भी केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी काम कर रहे हैं, पंजाब के लोग भी काम कर रहे हैं। हम कैसे सबसे यह कहें कि आपको हिंदी सीखना, हिंदी में काम करना तत्काल बहुत आवश्यक है। तो एक सहज स्वीकृति का नियम बनाते हुए यह कहा गया कि आप सबको, क्योंकि यह राष्ट्रीय मुद्दा है, यह देश का मामला है, इसलिए हम यथासंभव हिंदी सीखें, हिंदी के प्रति हमारा समर्पण भाव हो। और ये समर्पण भाव कोई औपचारिक दिखावा ना हो, यह समर्पण भाव वस्तुतः किसी कार्य की साधना के माध्यम से हो, शब्दों की साधना के माध्यम से हो। और इस तरह से धीरे धीरे यह काम आगे बढ़ता चला गया। मित्रों, आश्चर्य की बात यह है कि आज 70 साल लगभग हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम भारतवासियों के मन में हिंदी के प्रति वह जो एक निष्ठा, वह जो एक समर्पण, वह जो एक भाषा की भक्ति का बोध होना चाहिए, उसकी थोड़ी कमी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय लोग उदासीन हैं या उपेक्षा कर रहे हैं। शायद कहीं मुझे लगता है कि हमारे मन में ये बात घर कर गई है कि साहब अंग्रेज़ी के माध्यम से काम चल ही रहा है और धीरे धीरे जो लोग हिंदी में काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सबके लिए हिंदी में काम करने की अनिवार्यता क्यों हो, आदि आदि। तो यह स्वाभाविक है मित्रों कि देश अगर हमसे यह अपेक्षा करता है, अगर राष्ट्र की अस्मिता के लिए, राष्ट्र की मर्यादा और मान की प्रतिष्ठा के लिए हमसे सरकार या व्यवस्था यह अपेक्षा करती है कि हमें हिंदी में काम को प्रोत्साहन देना चाहिए, यथासंभव हिंदी में काम करना चाहिए, हम अपना 100% कार्य हिंदी में करने की स्थिति में अगर आ जाएंगे तो यह देश के लिए गौरव की बात होगी। तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई बहुत अधिक अपेक्षा भारत सरकार की है। मैं तो कभी कभी यह सोचता हूँ कि जिस देश की हम रोटी खाते हैं, जिस देश का हम नमक खाते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति हम नमन करते हैं, हम ऐसे राष्ट्रीय संदर्भों पर अगर विचार करें मित्रों, तो राष्ट्र पक्षी हमारे लिए सम्माननीय है, राष्ट्र ध्वज हमारे लिए सम्माननीय है, इसी तरह राष्ट्र की भाषाएं भी हमारे लिए सम्माननीय हैं। हमारे संविधान में आप देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को राष्ट्र स्तर की भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, यानी राष्ट्र की भाषा के रूप में उनकी स्वीकृति है। तो ये 22 की 22 भाषाएं हमारे लिए उसी तरह से समादृत हैं या एक कहना चाहिए कि प्रयोग आदि के संदर्भ में उनका उतना ही महत्व है। ऐसा नहीं है कि हिंदी को हम राजभाषा जब कहते हैं तो दूसरी भारतीय भाषाएं राजभाषा नहीं होती। हम जानते हैं कि राज्य स्तरों पर हमारे संविधान में जो राज्यों में जो भाषाएं प्रचलित हैं या मौजूद हैं, उन भाषाओं के विकास के प्रावधान भी हैं। इसलिए राज्य स्तरीय प्रशासनिक कार्यों में वहाँ की भाषा की व्यवस्था का अनुमान भी, का आदेश भी है, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो ये नहीं है कि हम किसी 1, 2 या 3 भाषाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। हमारा संविधान तो ये कहता है कि सारी की सारी भाषाएं हमारे लिए समान महत्व की, समान आदर की भाषाएं हैं। तो मित्रों, ये ज़रूरी है कि देश के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में हिंदी के विस्तार की चिंता हमें करनी होगी, उसका कार्यान्वयन हमें करना होगा। हम जानते हैं कि इस दिशा में बहुत काम हुए, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। पिछले 70 सालों में अगर हम थोड़ी सी
इस पर और पीछे चलकर चिंतन करें तो जिस हिंदी की बात आज हम कर रहे हैं वह हिंदी स्वाभाविक है कि फंक्शन की यानी कामकाज की हिंदी है, वह प्रयोजन की हिंदी है, और प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य। तो एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर जो हिंदी चलने वाली है उस हिंदी की बात हम कर रहे हैं, यानी लैंग्वेज फॉर एन स्पेसिफिक पर्पस, एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर जिस भाषा की परिकल्पना हम करते हैं हम उस हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य की भी है, हिंदी विचार की भी है, ज्ञान की भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की भी है, हिंदी बैंक की भी है, हिंदी बीमा क्षेत्र में भी है, हिंदी विज्ञान और तकनीक में भी है, हिंदी कंप्यूटर में भी है, हिंदी प्रौद्योगिकी की भी है, इसी तरह सिने जगत में, इसी तरह मनोरंजन जगत में, खेलों के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसे तमाम अनुशासनों में, विधि के क्षेत्र में हम देखें तो ये सारे अनुशासन इस बात के प्रमाण हैं कि हिंदी का दखल, हिंदी का प्रवेश इन अनुशासनों में हुआ है। लेकिन जिस तरह से और जिस स्तर पर होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा, और उसके लिए भारत सरकार यथासंभव हर तरह का प्रयत्न कर रही है, हर तरह की व्यवस्था कर रही है, हर तरह से धन की उपलब्धि भी करा रही है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन अभी भोपाल में हुआ 10, 11, 12 को। हम देख रहे हैं कि वहाँ जो मूलभूत जो आह्वान था वह था कि हिंदी को यानी हिंदी भाषा को केंद्र में रखकर हमें विकास के समस्त आयामों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। साहित्यिक विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है और वह हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि साहित्य हमें संवेदनशील बनाता है। इसलिए साहित्य की उपेक्षा करके हम हिंदी की बात नहीं कर सकते। तो साहित्य सृजन या सृजन धर्मी लोग अपना काम, अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, और उस साहित्य के सृजन से जो शब्दावली मिल रही है, जो वाक्य विन्यास मिल रहे हैं, जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ मिल रही हैं, निश्चित ही उनका उपयोग भी हम इस क्षेत्र में, जो प्रयोजन परक क्षेत्र हैं, उनमें कर रहे हैं। लेकिन हृदय के साथ साथ हमें पेट की भाषा की बात भी करनी होगी, यानी वह भाषा जो हमें रोज़ी रोटी से जोड़ सके, जो हमें कामकाज से जोड़ सके, जो हमें व्यवसाय से जोड़ सके, जो हमारे धनार्जन का माध्यम बन सके। और उसी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो फिर शिक्षा का भी है, क्योंकि शिक्षा की प्रासंगिकता पर जब प्रश्न उठते हैं तो उसके साथ भाषा जुड़ती है। हम किस अनुशासन के महत्व की बात कर रहे हैं? जैसे वर्तमान समाज में कॉमर्स की और इकोनॉमिक्स की बड़ी डिमांड है, बड़ी मांग है, तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का शिक्षण माध्यम हमारे यहाँ आज भी अंग्रेज़ी है। तो हमारे जो 70-80% भारतीय हैं वो अगर इन अनुशासनों में जाना चाहें तो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनमें हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं, संदर्भ ग्रंथ नहीं है, शिक्षण व्यवस्था नहीं है, तो वो बड़ा संकट का मामला है। इस तरह से ये एक बड़ा व्यापक स्तर पर और परस्पर अंतर संबद्ध मामला है, संदर्भ है, जहां हमें सारी चीज़ों को एक साथ रखकर देखना पड़ेगा। विडंबना यह है मित्रों कि इन 70 सालों में हिंदी और अनुशासन, ये दो रेल की जैसे दो पटरियां होती हैं और दोनों समांतर दूरी पर होती हैं, दोनों कहीं मिलती नहीं हैं और इसीलिए रेल उन पर चलती है। हमारी समस्या ये है कि जो भाषा के एक्सपर्ट हैं, विद्वान हैं, वो जैसे हम हिंदी की बात करें तो वो पिछले 1100 साल से हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, और इधर पिछले 50 सालों में, 60 सालों में हिंदी जिस हिंदी की बात हम आज कर रहे हैं उस हिंदी के लिए भी काम कर रहे हैं। यानी हिंदी अनुशासन को लेकर प्रयोजन मूलक हिंदी या कामकाजी हिंदी या आजीविका साधक हिंदी, इस हिंदी के क्षेत्र में काम बहुत हुआ है। और दूसरी तरफ जो हमारे जीवनोपयोगी या समाज उपयोगी या राष्ट्र उपयोगी अनुशासन है, जैसे विज्ञान है, तकनीक है, या विधि है, या चिकित्सा है, मेडिकल साइंस है, या और दूसरे अनुशासन है, ये इन अनुशासनों के विद्वानों ने भी, प्रतिभाशाली जो हमारे शिक्षक हैं, रचनाकार हैं, उन्होंने भी इस दिशा में काम किया, लेकिन वो काम अंग्रेज़ी माध्यम से करते रहे। तो विडंबना क्या हुई कि हिंदी के विद्वान इन अनुशासनों को नहीं जानते थे, क्योंकि अगर मैं हिंदी का अध्यापक हूं और मुझसे कहा जाए कि मैं लॉ की किताब हिंदी में लिखूं तो शायद ये मेरे लिए संभव नहीं होगा।
कॉमर्स की किताब हिंदी में लिखूं तो ये मेरे लिए संभव नहीं होगा। इसी तरह जो लॉ के और कॉमर्स इकोनॉमिक्स के या तमाम दूसरे अनुशासनों के जो विद्वान हैं वो अंग्रेज़ी माध्यम से ही उनके शिक्षा प्रशिक्षण हुआ है, उनका पूरा अभ्यास उसी भाषा में हुआ है, इसलिए वो हिंदी में लेखन में बहुत अपने को समर्थ नहीं पा रहे थे। तो आज देश इस स्थिति को समझ रहा है और इन दोनों के बीच में एक सेतु बनाने का, एक ब्रिज बनाने का, एक पुल बनाने का काम शुरू हुआ है। और यह काम हालांकि बहुत पहले लगभग 70-71 से ही एक भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक कार्यालय की स्थापना की थी जिसका नाम था सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, CTB, जिसको इस तरह के तमाम सरकारी कार्यालयों के, गैर सरकारी कार्यालयों के उस साहित्य का, उस सामग्री का अनुवाद करने के लिए हिंदी में तैयार किया गया था। और आज तक वह केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो है इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसने पता नहीं कितने लाखों पृष्ठों का अनुवाद अब तक किया है और नियमित रूप से वो काम चल रहा है। इसी तरह से कुछ ही वर्ष पहले भारत सरकार ने नेशनल ट्रांसलेशन मिशन NTM नाम से एक संस्था बनाई और उस संस्था को यह दायित्व दिया गया कि आज़ाद भारत में ये बड़ा संकट है कि उच्च शिक्षा हमारी अपनी भाषा में नहीं हो पा रही, हिंदी में नहीं हो पा रही और हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी नहीं हो पा रही। जबकि माना यह जाता है कि अपनी भाषा में शिक्षा अर्जन जितना सहज सरल होता है और जितना कारगर होता है उतना दूसरी या विदेशी भाषा में नहीं होता। अंग्रेज़ी का विरोध यहाँ नहीं है, अंग्रेज़ी को हम उसकी महत्ता के साथ स्वीकार करते हैं और करते रहे हैं, लेकिन और अंग्रेज़ी से हम उपकृत भी हैं, ऐसा भी नहीं है। हम जितने अवधारणात्मक और पारिभाषिक शब्द अब तक बनाते चले आए हैं उनके मूल में जो स्रोत है वो तो अंग्रेज़ी रहा है। इसलिए यहाँ बात अंग्रेज़ी के उस तरह से विरोध की नहीं है, लेकिन हम अंग्रेज़ी की बैसाखी पकड़कर कब तक चलेंगे यह विचारणीय मुद्दा है। इसलिए आज ज़रूरत है इस बात पर सोचने की कि हमारी उच्च शिक्षा में हमारे पास हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शोधार्थियों को, क्योंकि बच्चों का जो प्रतिशत है वो अंग्रेज़ी माध्यम की तरफ ज़्यादा है, उसका मूल कारण है कि हिंदी में हमारे पास टेक्सचुअल मटेरियल, पाठ्य सामग्री नहीं है, संदर्भ ग्रंथ नहीं है, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, विद्यालयों और कॉलेजों में इसकी व्यवस्था नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ इसकी तरफ उदासीन हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर ये अनिवार्य होना चाहिए इस देश में कि एक संस्था ऐसी हर यूनिवर्सिटी में, हर विश्वविद्यालय में हो जाए जहाँ पर पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ ग्रंथों के हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित किया जाए और उनके साथ साथ अनुवाद की व्यवस्था भी की जाए। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हो सका वो अगले 10 साल में अगर होता है तो ये इस देश के लिए बड़ा भारी उपकार का काम होगा और बड़ी भारी उपलब्धि भी होगी। मैं यह भी कहता हूँ कि अगर इस दिशा में युद्ध स्तर पर हम कटिबद्ध होकर कमर कस के ये अभियान शुरू करें, यह प्रयास प्रारंभ करें तो हम वो सारे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिनको हासिल न करने की चिंता आज हमारे मनोमस्तिष्क में है। यदि हर राज्य में एक जैसे हिंदी अकादमी बहुत सारे राज्यों में है, ऐसी अगर हर राज्य में हम एक अनुवाद अकादमी बना दें मित्रों, उससे क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास होगा, वहाँ की भाषाओं में जो साहित्य उपलब्ध है उसका हिंदी में अनुवाद हो और हिंदी में जो साहित्य उपलब्ध है उनका उन क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो। इससे परस्पर हमारी जो सांस्कृतिक एकता है उसको भी और अधिक मजबूती मिलेगी और एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को आत्मसात करने की, एक दूसरे के घर में प्रवेश करने की अनुमति भी इससे मिल पाएगी। तो अगर साहित्य अकादमी की तरह, हिंदी अकादमी की तरह हम अनुवाद अकादमी की परिकल्पना करें और इसमें राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को इस दिशा में अगर प्रयास करेंगे तो हम बहुत जल्दी उन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह यदि हर राज्य में एक अनुवाद विश्वविद्यालय बनाया जाए, केवल अनुवाद को, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से भोपाल में विश्वविद्यालय बना, एक बड़ी उपलब्धि है जो भाषा को लेकर काम कर रहा है। मित्रों, हम जानते हैं कि
वर्धा में जो यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वो MBA अब हिंदी माध्यम से करा रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही हम MBBS हिंदी में कराएं, हम इंजीनियरिंग तो हिंदी में करा ही रहे हैं, हम लॉ की डिग्री हिंदी में दें, या हम इसी तरह फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर साइंस की, या ऑपरेशनल रिसर्च की, या ऐसे तमाम फ़िलॉसफी की या साइकोलॉजी की, इन सब की हिंदी माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण की संभावनाएं जब उजागर हो जाएंगी तो इस देश में फिर अपनी भाषाओं की के मिटने की, समाप्त होने की, धीरे धीरे छूटते या विलुप्त होने की ये चिंता नहीं रहेगी। यही नहीं, और इससे एक बड़ा लाभ यह होगा कि विश्व मंच पर हम अपनी मनीषा को, अपनी प्रतिभा को, अपनी साहित्यिक संपदा को, अपनी साहित्य चिंतन की विरासत को वहाँ स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि जब उन सब चीज़ों का अंग्रेज़ी में, फिर अंग्रेज़ी से विश्व की अन्य भाषाओं में अनुवाद होगा और वो लोग जानेंगे कि ये भारत, जिसका दुष्प्रचार अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ीदा मानसिकता के लोगों ने किया था कि हिंदुस्तान तो सपेरों लुटेरों का देश है, वस्तुतः वो सारे भ्रम भी दूर होंगे। हालांकि इस दिशा में बहुत काम हुआ है और विश्व के अनेक देशों का भ्रम दूर हुआ है। यही कारण है कि हिंदी के प्रति पठनीयता, हिंदी के प्रति समादृत भाव विश्व में लगातार बढ़ रहा है। उसकी लोक स्वीकृति बढ़ रही है, उसको पढ़ने सीखने जानने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसको पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं, उसमें शोध कराने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है। और यह एक सुखद स्थिति है जो हमारे सामने है। मित्रों, हिंदी में बहुत जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं थीं वो ज़रूर कभी कभी इस पीड़ा का विषय बनता है हम सब लोगों के लिए कि साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गया, दिनमान बंद हो गया, या अन्य ऐसी प्रतिष्ठित हिंदी की पत्रिकाएं वो एक एक कर कर बंद हो गईं। कारण उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ये कोई बहुत निराशा की स्थिति है। ऐसी सैकड़ों पत्रिकाएं हिंदी की आज चल रही हैं। भारत सरकार इस दिशा में बहुत प्रोत्साहन कर रही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय लगभग 250 संस्थाओं को, हिंदी सेवी संस्थाओं को अनुदान देता है, जो HRD की, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की का कार्यालय है, और वह 250-300 संस्थाओं को हिंदी के कामकाज को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान देता है। हिंदी की पुस्तकों को, मौलिक और दुर्लभ पुस्तकें या बहुत विशिष्ट पुस्तकें हैं, उनके प्रकाशन के लिए अनुदान देता है। इसी तरह पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए अनुदान देता है। पत्रिकाओं को खरीद कर बड़ी संख्या में फिर उनको लाइब्रेरियों में भेजने की व्यवस्था भी भारत सरकार करती है। तो सरकारी स्तर पर इस दिशा में जितने भी यत्न हो सकते हैं, प्रयास हो सकते हैं, वो लगातार चल रहे हैं। और इधर वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसके समय में तो हिंदी के प्रति नज़रिया भी बदला है और हिंदी के प्रति एक सकारात्मक दृष्टि, क्योंकि इस जो जन सामान्य में हिंदी के प्रयोक्ता में एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, एक भरोसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्यवस्था चाहती है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था विदेश में जाकर, इसी तरह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी हिंदी में भाषण बार बार दिया है और वो हिंदी के प्रति चिंतित दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर या संस्थागत स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, विद्यालयों के स्तर पर इसको देखने की आवश्यकता है। मित्रों, अगर 10-5 विश्वविद्यालय अनुवाद के बन जाएं, 10-20 अकादमियाँ अनुवाद की बन जाएं और इस दिशा में युद्ध स्तर पर एक लक्ष्यगामी कार्यक्रम तय किए जाएं कि वो अकादमियाँ, वो विश्वविद्यालय ये काम इतने समय में, निर्धारित समय में करें, ताकि उससे जो लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं वो कर लें। और दूसरी तरफ एक और बड़ी चिंता है जिस पर हमें सोचने की आवश्यकता है, वो उस आवश्यकता का आह्वान हम व्यवस्था से भी करते हैं और जन सामान्य से भी करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा के कार्यान्वयन के लिए स्थितियां उपलब्ध कराना, सुविधाएं उपलब्ध कराना तो सरकार के पक्ष में है, लेकिन जन सामान्य से भी हम बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। मित्रों, हम अपने बच्चों को अपने घरों में, जो विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने जा रहे हैं, उनके मन में भी हमें अपनी भाषाओं के प्रति एक समादृत भाव पैदा करना होगा। जो युवा पीढ़ी है वो उनके साथ एक समस्या है जो बहुत गंभीरता से विचार करने के लिए हमें बाध्य कर रही है। वह यह कि
ये जो युग है जो जिसमें कंप्यूटर, जिसमें मोबाइल, ये मोबाइल की भाषा जो है या जो इंटरनेट की भाषा है, इसने हमें किसी एक भाषा के प्रति समर्पित नहीं छोड़ा है। ये न तो हिंदी बहुत आधिकारिक रूप से हमारे पास है, न अंग्रेज़ी बहुत आधिकारिक रूप से हमारे पास है। एक हिंग्लिश जैसी भाषा जो आधी हिंदी आधी इंग्लिश, और कहीं लिप्यंतरण करके, कहीं एब्रीविएट या संक्षिप्त अक्षर बना के हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। उसके दुष्परिणाम हमें बड़ी बड़ी देश की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जहाँ से देश के प्रशासक तैयार होते हैं, हम वहाँ भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं कि परीक्षाओं में जो प्रतिभागी हैं, विद्यार्थी हैं, वो इस तरह की भाषा में लेखन कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। न तो शुद्ध अंग्रेज़ी है, न शुद्ध हिंदी है, और वो मोबाइल की भाषा में परीक्षा दे रहे हैं। ये समस्या हमारे घरों में भी दिखाई दे रही है, ये समस्या हमारे कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में भी दिखाई दे रही है। ये इसको भी हमें गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि भाषा जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व की भी पहचान है। यदि आदमी अच्छी भाषा बोलता है तो उसे उसी तरह से समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। यदि आदमी अच्छी भाषा लिखता है, अच्छी से मेरा अभिप्राय है कि आधिकारिक हो, शुद्ध हो, मानक हो, और वो विषयनिष्ठ हो, जिस संदर्भ में बात की जा रही है उस संदर्भ में यदि हम टू द पॉइंट बिल्कुल विषयनिष्ठ लेखन करते हैं तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा निश्चित रूप से अलग तरह से बनती है। इसके ठीक विपरीत जो व्यक्ति भाषा का शुद्ध और मानक प्रयोग नहीं करता, गलत प्रयोग करता है, अमानक प्रयोग करता है, वह व्यक्ति भी अलग से पहचाना जाता है। हम लोग उसे उस भाषा को देख कर ही कहते हैं कि ये फला व्यक्ति ने लिखा होगा, वो ऐसा ही लिखता है, जो कि उचित नहीं है। तो हमें जब व्यक्ति के संदर्भ में भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है तो समाज, संस्कृति और राष्ट्र के संदर्भ में भी उसकी महत्ता को हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हम अपने युवा बच्चों को, जो जिनका न जाने क्यों अपनी भाषाओं के प्रति जो रुझान और समर्पण होना चाहिए वो कुछ कम हुआ है, भले ही वो एक मायावी आकर्षण के कारण हुआ हो, अंग्रेज़ी के एक छद्म प्रतिष्ठा के कारण हुआ हो, न जाने क्यों हमारे समाज में एक इस तरह की धारणा प्रचलित है कि अंग्रेज़ी लिखने या बोलने से व्यक्ति कुछ थोड़ा सा पढ़ा लिखा अधिक दिखाई देता है, सभ्य अधिक दिखाई देता है। इस तरह की एक धारणा थोड़ी सी बन गई है। अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, आनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। केवल अंग्रेज़ी ही क्यों, दुनिया की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं हम सीखेंगे, भारत की जितनी अधिक से अधिक भाषाएं हम सीखेंगे, हमारा उतना आंतरिक और बाह्य विकास होगा। हम जानते हैं कि एक भाषा का आधिकारिक ज्ञान अगर हो तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पा लेता है। अगर एकाधिक भाषाएं सीख लेगा तो और ज़्यादा प्रतिष्ठित होगा और अधिक लोक ख्याति मिलेगी और उसकी प्रतिभा का लाभ समाज और देश उठा पाएगा। लेकिन मित्रों, अपनी भाषा की कीमत पर हम दूसरी भाषा को प्रोत्साहित करें, विदेशी भाषा को प्रोत्साहित करें, यह थोड़ा ग्राह्य प्रतीत नहीं होता। क्योंकि पहले हम अपनी भाषा के प्रति समर्पण भाव रखें, उसका सम्मान करें, उसे आत्मसात करें और उसके प्रति जो हमारी पठनीयता गायब हो गई है, विलुप्त हो गई है, उसको पैदा करें। हम हिंदी की पत्रिकाएं पढ़ें, हिंदी के समाचार पत्र पढ़ें, हिंदी के कार्यक्रम अगर देख या सुन रहे हैं टेलीविज़न या रेडियो पर, तो केवल विशुद्ध मनोरंजन के लिए नहीं, हम उससे कुछ नए शब्द ग्रहण करें, कुछ नई बातें उससे हिंदी संदर्भ में सीखें, ताकि हम उनका प्रयोग अनुप्रयोग कर सकें। मित्रों, प्रशासन में बैठे हुए या विद्यालयों और महाविद्यालयों में बैठे हुए जो दूसरे अनुशासनों के बच्चे हैं, जो हिंदी इतर अनुशासनों के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ एक समस्या ये जुड़ी हुई है कि वो अगर वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पाठ्यक्रमों में कर दी जाती है तो वैकल्पिक व्यवस्था में हिंदी भी अगर है और उसके साथ अंग्रेज़ी भी है, दूसरे अनुशासन भी हैं, तो न जाने क्यों बच्चों के मन में हिंदी को छोड़कर अंग्रेज़ी चुनने का एक प्रचलन बढ़ा है। यह एक चिंता का विषय है। इसलिए कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों में इस बात पर गंभीर चिंतन होना चाहिए कि हिंदी अनिवार्यतः कहीं ना कहीं एक पेपर, दो पेपर के रूप में जरूर पढ़ी जाए। एक तालमेल हमारे विश्वविद्यालयी व्यवस्था में और जो नियुक्तियां करने वाली संस्थाएं हैं, यूपीएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, या राज्य स्तरों पर ऐसी संस्थाएं हैं जो बोर्ड बने हुए हैं, उन्होंने अगर हिंदी में जो पद हैं, चाहे वो अनुवादक हो या जूनियर सीनियर या कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक हो या इंटरप्रेटर हो, तत्काल भाषांतरकर्ता, या हिंदी सहायक हो या हिंदी कंप्यूटर ऑपरेटर हो
या इसी तरह से मान लीजिए सिविल सर्विसेज में अगर जा रहा है, तो हमें यूनिवर्सिटीज़ को ये देखना चाहिए कि नौकरियों के जो रास्ते खुलते हैं वहाँ पर हिंदी की अपेक्षाएं क्या हैं, किस लेवल तक हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, कितने पेपर हिंदी के पढ़े होने चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर हम पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेंगे तो मुझे लगता है कि रोज़गार की समस्याएं उतनी नहीं रहेंगी, क्योंकि हिंदी में रोज़गार बहुत बड़े हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आज जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, हिंदी इंटरप्रेटर जो पार्लियामेंट में, संसद में हमें तत्काल भाषांतरकर्ता चाहिए, हमें एम्बेसियों में चाहिए, हमें विदेशी जो डेलीगेशन यहाँ आ रहे हैं या स्वदेशी डेलीगेशन विदेशों में जा रहे हैं उनके साथ अनुवादक और तत्काल भाषांतरकर्ता या आशु अनुवादक चाहिए। इसी तरह कल्चरल सेंटर्स पर चाहिए, इसी तरह टूरिज्म में चाहिए, पर्यटन में चाहिए। तो क्षेत्र बहुत है जहाँ पर रोज़गार की संभावनाएं हैं। हिंदी में कमेंट्री एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत अच्छा उसमें धनार्जन की सुविधाएं भी हैं। रेडियो पर हिंदी के कितने काम, समाचार वाचन है, समाचार लिखना है, समाचारों के अनुवाद का काम है, धारावाहिकों का काम है, उनके लिए संवाद लेखन की व्यवस्था की जाती है। इसी तरह साक्षात्कार लेने का काम है, चर्चा परिचर्चा कराने का काम है। उनमें हिंदी की तमाम संभावनाएं दिखाई देती हैं और बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि इस दिशा में काम हो रहा है। कितने कौन बनेगा करोड़पति या इस तरह के तमाम धारावाहिक इस बात के प्रमाण हैं कि जो कार्यक्रम हिंदी में ठीक रूप में, मानक रूप में आ रहा है और उसमें लोक रुचि पैदा हो रही है, तो उसका दर्शक बढ़ रहा है, उसकी स्वीकृति बढ़ रही है। और जहाँ कहीं हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी वाला जो कार्यक्रम आता है, तो हमारा क्योंकि मौलिक संस्कार अंग्रेज़ी का नहीं है, भले ही हम भारतीय किसी भी भाषा के व्यक्ति हों, समुदाय के व्यक्ति हों, लेकिन अंग्रेज़ी उस तरह से हम आत्मसात नहीं कर पाते। अंग्रेज़ी हमारी शिक्षा का माध्यम मजबूरन बनी हो, यह एक अलग प्रश्न है। प्रशासन में अंग्रेज़ी में कामकाज करने का एक बड़ा कारण ऐसा भी लगता है क्योंकि पुराना 50-60 साल का जो सारा काम है वो फाइलों में अंग्रेज़ी में ही हुआ है। अब वो पुरानी फाइलों से हम टिप्पणी देखनी हो, प्रारूप देखना हो, पत्र देखना हो, वहाँ से देखा और उसको देखकर हम बना देते हैं। मौलिक रूप से टिप्पणी लिखने का, पत्र लिखने का, प्रारूप बनाने का सिलसिला हिंदी में शुरू होना चाहिए। उन पारंपरिक और प्राचीन फाइलों को अब हमें एक तरह से छोड़ना होगा। जब हम उन्हें छोड़ देंगे, उनसे अपना मोह हटा लेंगे और एक अपने भीतर आत्मविश्वास बनाकर काम करेंगे कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि प्रशासन में पहले लिए गए निर्णयों पर भी हम आश्रित रहते हैं कि उस तरह की कन्वेंशन, उस तरह की परंपरा जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो वह भी थोड़ा विचार करने का मुद्दा है। और मित्रों, विद्यालयी शिक्षा में वहाँ भी हम देखें कि हमारे बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उन्हें हिंदी में पढ़ने के लिए हमें प्रेरित करना होगा। भारतीय भाषाओं को पढ़ने के लिए हमें प्रेरित करना होगा, क्योंकि भारत में अगर एक कोने से दूसरे कोने में कहीं भी जाना है मित्रों, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो बिज़नेस व्यापार हो, तो यह निश्चित है कि हिंदी में कार्य साधक ज्ञान, कामकाजी स्तर का या आजीविका कमाने के स्तर का ज्ञान, यह तो आवश्यक है ही। और अगर यह नहीं है तो थोड़ी कठिनाई होगी। इसी तरह हम सिनेमा जगत में देख सकते हैं कि उसने हिंदी का कितना उपकार किया है। पूरे विश्व में हिंदी जो है वह स्वीकृत होने लगी है, उसका प्रयोग होने लगा है और हिंदी सिनेमा की जो दर्शनीयता है, जो दर्शक है, वो लगातार बढ़ रहा है पूरे विश्व में। चाहे वो गीतों के माध्यम से हम देखें या संवादों के माध्यम से हम देखें या फिल्म के कथानक की दृष्टि से हम देखें। और जब से उन हिंदी फिल्मों का, सिनेमा का वर्ज़न हम ट्रांसलेशन के साथ देने लगे हैं, जब से हम उनका अनुवाद साथ में देने लगे हैं, जिस देश में फिल्म जाती है उस देश की भाषा में हम उसको ट्रांसलेट करने लगे हैं, उसकी कैप्शनिंग, उसकी टाइटलिंग करने लगे हैं, उसकी वॉइस ओवरिंग करने लगे हैं, तब से उनकी दर्शनीयता, उनकी स्वीकृति और बढ़ी है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार का एक बड़ा दायित्व जो सिनेमा का है वो उसे निभा रहा है। और हम देख रहे हैं मित्रों कि आज भारत में भी परस्पर हर राज्य की, हर भाषा की जो सिनेमा जगत है उसका आदान प्रदान भी बड़ी तेज़ी से हो रहा है। आज हम अपने घर में बैठकर अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर दक्षिण भारत की फिल्म देख रहे हैं।
अब जबकि दक्षिण भारत की भाषा मान लीजिए नहीं आ रही हमें, लेकिन वो हिंदी में आजकल वॉइस ओवरिंग के साथ, डबिंग के साथ, कैप्शनिंग के साथ आ रही है। और अब तो यह ज़माना आ गया कि एक एक फिल्म जो है वो दुनिया भर की अनेक भाषाओं में एक साथ तैयार हो रही है, रिलीज़ हो रही है, उनका ट्रांसलेशन हो रहा है, उनकी वॉइस ओवरिंग हो रही है, और धनार्जन के विश्व के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो यह जो भाषा का व्यापार हो रहा है, भाषा एक उद्योग बन गई है, उसमें हिंदी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण बनती जा रही है। चाहे बात आयात निर्यात की हो, चाहे बात अपने व्यापार को विदेशों में भेजने और विदेशी उत्पादों को अपने देश में लाने का मामला हो। मित्रों, हम देख सकते हैं कि पदार्थ जो है वो उपभोक्ता की भाषा में ही बिकता है। उपभोक्ता का जो मनोविज्ञान है वह व्यापार के और बाजार के साथ, इसलिए हिंदी को बाजार की भाषा हमने बनाया। हम अखबार उठाकर देखें कितनी तरह की हिंदी आज हमें मिल रही है। जब हम आज़ाद हुए थे तो इस तरह की परिकल्पनाएं हमारे सामने नहीं थी, हम सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन मार्केट रेट्स की हिंदी, हम बाज़ार भावों की हिंदी देखें, सोना उछला, चांदी गिरी, अरहर लुढ़की, तिलन फिसली, जीरा भड़का, दालें नरम, तेल गरम, ये जो मुहावरा पैदा हो रहा है। खेलों की हिंदी हम देख रहे हैं, अपराध समाचारों की हिंदी हम देख रहे हैं, इसी तरह से शिक्षा की हिंदी हम देख रहे हैं, संस्कृति की हिंदी हम देख रहे हैं। तो ये जो अलग अलग अनुशासनों में बैंकों की हिंदी, उसका मुहावरा बिल्कुल अलग तरह से आ रहा है। बीमा की हिंदी बिल्कुल अलग तरह से आ रही है। विज्ञापनों में हिंदी का जो प्रवेश हुआ है वो एक बड़ी भारी उपलब्धि है इन दिनों में, क्योंकि विज्ञापन में जितना ग्लैमर है उतना पैसा भी है, धनार्जन की स्थितियां भी हैं। उद्घोषणाएं हिंदी में हो रही हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी जो विज्ञापन हैं, चाहे वो नियुक्ति संबंधी हों, निविदाओं के हों या अन्य हों, व्यक्ति के खोने मरने का, जीने मरने का, खोने पाने का, कार या मकान खरीदने बेचने का, बिजनेस का, ये सारे जो विज्ञापन हैं, यहाँ तक के विवाह के विज्ञापन, वो भी हिंदी में बहुत सफलता के साथ चल रहे हैं। तो धीरे 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 समाज बदल रहा है। हम जो होर्डिंग्स हैं, जो बैनर्स हैं, जो पोस्टर्स हैं या जो पम्फलेट्स हैं, उनको देख रहे हैं कि उनमें अधिकांश में हिंदी का प्रयोग हो रहा है या फिर वो द्विभाषी हैं। तो ये जो द्विभाषिकता का प्रावधान संविधान में किया गया था, उससे बड़ा उपकार हुआ, बड़ा लाभ हुआ। धीरे 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 आज हम इस स्थिति में आ गए कि एक ज़माने में अंग्रेज़ी टेक्स्ट ऊपर होता था और हिंदी टेक्स्ट नीचे होता था या उसके साथ संलग्न होता था। अब हिंदी टेक्स्ट ऊपर है और अंग्रेज़ी टेक्स्ट नीचे है। अब हिंदी टेक्स्ट अकेला भी जाए तो जा सकता है, वो अंग्रेज़ी टेक्स्ट की अनिवार्यता नहीं है, बशर्ते कि वह अनिवार्यता ना हो। अगर बहुत ज़रूरी है तो अंग्रेज़ी टेक्स्ट भी उसके साथ जाए, लेकिन हिंदी का टेक्स्ट ऊपर रहेगा। इस तरह का परिवर्तन भी हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो हिंदी जगत है, हिंदी में जो लेखक जगत है, शिक्षक जगत है, वो आज उन्हें इस बात की ओर चिंता करने की आवश्यकता है। 1960 में भारत सरकार ने एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नाम की संस्था संवैधानिक प्रावधान करते हुए बनाई थी। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। अंग्रेजी से जो अवधारणात्मक शब्द हमारे पास आ रहे हैं अद्यतन जानकारियां लेकर, उन समस्त शब्दों का समतुल्य हिंदी शब्द, पारिभाषिक शब्द, अवधारणात्मक शब्द तैयार करने का दायित्व इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग को ही दिया गया था। आर.के. पुरम में उसका कार्यालय दिल्ली में है और आज भी वह संस्था लगातार यानी 1960 से लेकर आज तक लगभग 55 साल उस संस्था को काम करते हुए हो गए। बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कार्य उस संस्था ने किया। आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 9 लाख पारिभाषिक शब्द हिंदी के, अवधारणात्मक शब्द वह संस्था बना चुकी है। कोई अनुशासन ऐसा नहीं है जिसके हिंदी शब्द आज उपलब्ध ना हो। जब कंप्यूटर हमारे देश में आया तो विशुद्ध अंग्रेजी माध्यम से आया और हम सब की चिंता थी कि अब कंप्यूटर आ गया तो हमारे देश में कैसे काम चलेगा, क्योंकि हिंदी का कंप्यूटर से कोई नाता नहीं है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, मराठी आदि का कोई नाता नहीं है, ये हमारी चिंता थी। लेकिन धीरे धीरे हमने उस पर भी विजय प्राप्त की और आज हमने कंप्यूटर का हर कार्यक्रम हिंदी माध्यम से, हिंदी के द्वारा करने में सफलता हासिल कर ली। आज हम कार्टून फिल्म भी हिंदी में बना रहे हैं,
आज हम एनिमेशन फिल्म्स भी हिंदी के माध्यम से बना रहे हैं, आज हम डिज़ाइनिंग और उसके साथ भाषा का लेखन भी हिंदी के माध्यम से कर रहे हैं, कवर पेज बनाते हैं तो हिंदी के माध्यम से तमाम फॉन्ट्स की बात हम करें तो वह भी हम कर पा रहे हैं, वेबसाइट्स हिंदी में बन रही हैं, ब्लॉग राइटिंग हिंदी में हो रही है। तो जो भी अद्यतन और आधुनिक विकास हो रहा है हिंदी के माध्यम से, वह मशीन से जुड़कर भी हो रहा है, मनोरंजन से जुड़कर भी हो रहा है, खेलों से जुड़कर भी हो रहा है। खेल की शब्दावली तैयार हो रही है पूरी, और हम देखें कि क्रिकेट का या फुटबॉल का या वॉलीबॉल का या बैडमिंटन का या इंडोर गेम्स की, इन सब की शब्दावली कहीं हम जहां बहुत आवश्यक है कि परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं, हिंदी में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय संविधान में और शब्दावली आयोग ने जो सिद्धांत बनाए हैं अनुवाद के या शब्दावली निर्माण के, उसमें ये स्पष्ट है कि जहां पर जिन शब्दों का लोक स्वीकृति के बाद प्रचलन हो चुका है उनका जबरन हिंदीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने पेट्रोल का अनुवाद नहीं किया, डीजल का अनुवाद नहीं किया, ब्लेड का अनुवाद नहीं किया, क्रीम या पाउडर का अनुवाद नहीं किया, बटन का अनुवाद नहीं किया। इसी तरह ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो हमारे आपकी दैनिक चर्या में अंग्रेज़ी के शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो अंग्रेज़ी से परहेज़ की बात नहीं है, अंग्रेज़ी के विरोध की बात भी नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी पर आश्रित रहने का समय अब नहीं है, क्योंकि प्रौढ़ता का यह युग है। अब हम 70 साल की आज़ादी देख चुके हैं। मुझे याद आ रहा है जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक में एक जगह लिखा था कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। तो मित्रों, 70 साल की आज़ादी के बाद अगर समझदारी नहीं आई तो फिर कब आएगी? इसलिए इसे राष्ट्र धर्म मानकर, राष्ट्रीय दायित्व मानकर, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी मानकर, ये केवल सरकार की परियोजना नहीं है कि हिंदी आनी चाहिए। हम सब जब हिंदी का सम्मान करेंगे, हम सब जब हिंदी में काम करेंगे, जो भी जिस किसी तरह की भी आहुति छोटी या बड़ी हम हिंदी के लिए दे सकते हैं, पठनीयता बढ़नी चाहिए। हिंदी की किताबें खूब छप रही हैं, इतनी किताबें हिंदी की कभी नहीं छपी, लेकिन दिक्कत यह है कि वो किताब जो कभी 1000 छपती थी, कभी 2000 छपती थी, अब 200 छपने लगी, अब 100 छपने लगी। यानी जो स्थितियां हैं कुल मिलाकर वो कहीं कहीं चिंताजनक भी हैं और कहीं कहीं बहुत संतोषजनक भी हैं। संतोषजनक इस रूप में कि पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत आगे आ गए हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। जब इस पंक्ति पर विचार करते हैं तो निश्चित है कि हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, इसमें संशय नहीं है। लेकिन इतनी लंबी अवधि में 70 सालों में जहां पहुंचना चाहिए था वहां अभी नहीं पहुंच पाए। इसलिए जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, जो अनुवादक हैं, मैं उनसे अनुरोध इस बात में इसके लिए करना चाहता हूं कि आज हिंदी को उन अनुशासनों की आवश्यकता है जो हिंदी के पास नहीं है। अगर अंग्रेज़ी में वो किताब है, अगर तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती में वो किताब है, वो अनुशासन है, वो विषय है और उसको हिंदी में लाया जा सकता है, तो हम यथासंभव प्रयास करें, क्योंकि यह अवदान संस्कृति के लिए और हमारी सृष्टि के लिए बहुत उपयोगी अनुदान होगा। यह उनका योगदान बार बार हमेशा याद किया जाएगा। तो आज हिंदी को हम सब मिलकर विश्व मंच पर ले चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी प्रतिष्ठा बहुत जल्दी होगी। यह सरकार का भी संकल्प है और हमारा और आपका भी संकल्प है। फिर एक के बाद एक हम समस्त भारतीय भाषाओं को वहाँ प्रतिष्ठित करने में अपने आप को समर्पित करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इन सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर पीसी टंडन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें इस लेक्चर के माध्यम से इतना कुछ बताया, इतना कुछ समझाया। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी छात्र छात्राओं ने इस लेक्चर को देखा होगा ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे और कहीं ना कहीं एक सोच ज़रूर बनी होगी कि हिंदी में कार्य करें जितना हो सके, जितना मुमकिन हो, और यही चाहेंगे कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अच्छा सुने। यही हम चाहते हैं और हमारी भाषा को देश विदेश में इसका संचार हो, लोगों को इसके बारे में पता चले, हम यही चाहेंगे। और मित्रों, अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि जल्द हम इस लेक्चर को YouTube पर आपके लिए अपलोड कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर को बार बार देखें तो YouTube के माध्यम से आपके पास ये उपलब्ध होगा। और उसके बाद अगर आप कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc@nic.in। आपके प्रश्न भी अगर हम तक पहुंचे तो हमें बहुत
अच्छा लगेगा और हम कोशिश करेंगे डॉक्टर पीसी टंडन के माध्यम से आने वाले लेक्चर्स में हम आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएँ। जल्द हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।